हेलो एंड वेलकम टू विति पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इसमें हम पूरा इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स बाइलिंगुअल रहने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी ऑफ द रूल्स है एंड लॉज जिसके बिहाफ पर किसी कंट्री पर राज किया जाता है, उसको गवर्न किया जाता है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के विकास की शुरुआत जो होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से होती है। तो अभी जो हम एक्ट पढ़ेंगे उन्हें हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के मिड 18th सेंचुरी के, और फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली जाएगी, डायरेक्ट रूल 1858 टू द 1947, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट कंपनी रूल के अंदर। तो इसमें सबसे पहला एक्ट जो आता है वो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जैसे कि नाम कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये रेगुलेट करने के लिए आया होगा। तो किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया था। ये पहला स्टेप था किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल करने के लिए। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल करने का इससे अधिकार मिल गया। देन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि को अब बदल कर क्या हो गई? गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। अच्छा, ऐसा गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया था? तो नीचे एक पॉइंट है कि अभी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, या हम कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 3 जगह राज कर रही थी। तो अगर हम बात करें, ये भारत का मैप है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में और मद्रास में और बंगाल जो इसके अलावा बॉम्बे में राज कर रही थी। तो मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर्स को जो है ये गवर्नर रहेंगे, और वहीं बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल के अंदर। तो बंगाल सुप्रीम हो गया और बॉम्बे मद्रास इसके अंदर आ गए। तो इसलिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेंगे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे वॉरेन हास्टिंग। और इनकी एक 4 सदस्य की काउंसिल बनाई गई। उसमें 4 मेंबर्स थे, वो थे जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसोन एंड फिलिप फ्रांसिस एंड द रिचर्ड बैरवेल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है कलकत्ता में 1774 में, जिसके चीफ जस्टिस आपको याद रखना है एलिजा एम्पे बनते हैं पहले। अदर जजेस थे चैम्बर्स, ली मेस्टर एंड दी हाइड। 3 अदर जजेस भी थे। नाउ कंपनी को अब रेवेन्यू, सिटीजन और मिलिट्री को लेकर जितनी भी जानकारी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना उसके लिए कंपलसरी हो गया। तो ये इट्स एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला एक्ट हम जो पढ़ते हैं वो एक्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द 1781 आया था। इस एक्ट को लाया गया था रिमूव करने के लिए डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट रह गए होंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको कम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता को मिला पावर कि अब वो जो है कानून बना सकती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, क्योंकि कलकत्ता मतलब कि बंगाल में गवर्नर जनरल हो गया है, और यहाँ पर अभी कौन है? गवर्नर्स हैं। कंपनी के सर्वेंट को एग्जेम्प्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में बना। एलिजा एम्पे उसके पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स उस समय पर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड थे, और वो भारत के लिए उन्होंने एक एक्ट पेश किया था, इसलिए उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ब्रिटिश क्राउन जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर बन गया था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब जो है अधिकार किसका हो गया था? ब्रिटिश क्राउन का। अब यहाँ पर पावर्स को सेपरेट कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी। तो ट्रेड माने कमर्शियल फंक्शन था, कॉमर्स करने आई थी। बट धीरे धीरे उसने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर देखेंगे। एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसी व्यवस्था को ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया या डायरकी कहा गया, और यह व्यवस्था 1858 तक लागू रहेगी। जब तक वाइसरॉय नहीं बनाया जाएगा, नए नियम लागू नहीं होंगे, तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। अगला आता है पहली बार कंपनी के इंडियन टेरिटरीज को द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया।
नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1886 का, 1800 एंड 1786 का यह एक्ट है। इस एक्ट ने क्या किया, ओवर राइडिंग पावर दे दी, मतलब कि अधिक पावर दे दी गवर्नर जनरल को। और किन सिचुएशंस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में गवर्नर जनरल को मिला डबल अथॉरिटी, मतलब कि अब गवर्नर जनरल तो है ही है, उसके अलावा वो सर्वोच्च कमांडर है किनका, फोर्सेस का, कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस भी है। और ये सब काम किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द फर्स्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, किसके कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ द कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में। अगला आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 साल बढ़ा दिया, इसमें कोई मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ। द नेक्स्ट आता है 1813 का एक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने एंड कर दी मोनोपोली, मतलब एकाधिकार खत्म कर दिया ओवर द ट्रेड विद द इंडिया। मोनोपोली अब किसके लिए चीज में बच गई, टी, ओपीएम और चाइना के साथ बच गई। इसने कंपनी को निर्देश दिया कि हर साल कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारतीय पढ़ाई पर, मतलब कि एजुकेशन पर, शिक्षा पर। ऑल लॉज पास्ड बाय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास गवर्नमेंट अब रिक्वायर्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए थी। इस एक्ट की सिग्निफिकेंस थी, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की बात की, पर असल में 1 लाख रुपए ये खर्च नहीं हुए। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ दी 1833, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहते हैं। अब जिस गवर्नर जनरल बनाया गया था, और वारेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे, अब उन्हीं की उपाधि को बढ़ा के अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे, मतलब कि अब जो व्यक्ति है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस बीच क्या हुआ, 1883 और 1773 के बीच में, इस कार्यकाल में जो है ब्रिटिशर्स ने वॉर्स लड़ेंगे और अधिक टेरिटरी को अपने अंडर ले लेंगे। तो अब इनके लिए इंडिया कहलाना जो है ठीक है। एंड कर दी कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को, मेकिंग इट प्योरली अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही करेगी। कंपनी का ट्रेड विद चाइना वो भी खत्म हो गया जो लास्ट टाइम बचा हुआ था। एक लो मेंबर को ऐड किया गया काउंसिल में, और पहले लो मेंबर बनते हैं मैकोले। स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, एबॉलिश कर दी गई 1843 में। सिविल सर्विसेज नॉट टू बी बेस्ड ऑन मेरिट, अब से जो है सिविल नाउ टू बी बेस्ड ऑन दी मेरिट, अब से जो है सिविल सर्विस का जो है एग्जाम में मेरिट के बेस पे चयन हुआ करेगा, ना कि कास्ट, रिलीजन और रेस या बर्थ के बिहाफ पर। सेक्शन 87 इस एक्ट का कहता है कि नो इंडियन टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द गवर्नमेंट जॉब, जो कि हमारा आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिश करने के लिए क्या, लॉ कमीशन फॉर द कोडिफिकेशन, भारतीय कानूनों को लिखने के लिए एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट एक्ट जो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे वो है चार्टर एक्ट 1853 का। फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज एग्जाम उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये थी फाउंडेशन किसकी, मॉडर्न कम्पिटिटिव एग्जाम, जो आज आप यूपीएससी एसएससी के थ्रू जो एग्जाम्स देते हो उसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। सेपरेट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शन। अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक पहला ऑर्गन होता है दैट इज द लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और तीसरा होता है जुडिशियरी। और सभी के अपने अपने काम होते हैं। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम है जो कानून बना दिया लेजिस्लेचर ने उसे इम्प्लीमेंट करना, टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय legislature. And judiciary, the work of the judiciary is to keep an eye on executive and judiciary and legislature. तो इसका काम है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर नज़र रखे कि वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करें। तो एज अ वॉच डॉग भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब कि पार्लियामेंट बनाने के लिए हम कह सकते हैं पहला कदम यहाँ पर रखा गया था 1853 के एक्ट में।
इसी बीच यहाँ पर हम याद रखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 होती है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण ही जो है नेक्स्ट ईयर एक नया एक्ट लाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको सक्सेसफुली सप्रेस किया जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर म्यूटिनी ऑफ 1857 भी कहा गया है इसको कई जगह, वो उसको सप्रेस किया गया, खत्म किया गया। ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाएगी और यहीं से जो पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी ब्रिटिश क्राउन को। और ब्रिटिश क्राउन के नाम पर कौन जो है रूल करेगा भारत में? ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगा। पास्ड आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, इसने एंड कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। ब्रिटिश क्राउन ने अब भारत का शासन डायरेक्टली अपने हाथ में लिया। एबॉलिश कर दी जो ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है ये व्यवस्था जो थी वो खत्म कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देन सिस्टम ऑफ दी जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका नाम बदलकर अब से क्या हो जाएगा? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और पहले ऐसे वाइस रॉय भारत के कौन कहलाएंगे? लॉर्ड कैनिंग कहलाएंगे। एक ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश कैबिनेट में। ये हेड होंगे इंडियन ऑफिस के, और ये ऑफिस कहाँ होगा? लंदन में होगा। और इनको एक 15 सदस्य का जो है काउंसिल जो है इनकी हेल्प के लिए, 15 मेंबर्स का काउंसिल। नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1861। नाउ बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन यहाँ से शुरुआत होगी। तो 1857 में विद्रोह का कारण पाया गया कि भारतीयों को प्रशासन में जो है हक नहीं दिया जा रहा, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। तो उसको ख़त्म करने के लिए अब जो है कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए धीरे धीरे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया राजा देव नारायण सिंह बनारस से, महाराजा नरेंद्र सिंह पटियाला से और सर दिनकर राव रघुनाथ, इनको ग्वालियर से, 3 लोगों को नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया। वाइस रॉय को पावर दी गई कि वो इशू करे ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल के अप्रूवल के। वाइस रॉय को अधिकार मिला कि न्यू प्रोविंसेस बनाने का, नए प्रोविंस बनाने का, प्रोविंशियल बाउंड्री बदलने का। पावर टू इस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ पर? प्रोविंसेस में, बंगाल में। अब नए जो है काउंसिल बनाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। तो और किन किन राज्यों में, प्रांतों में बनाए गए? बंगाल में बनता है 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। और यहीं से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्र से पावर जो है उसको, मतलब कि पावर कहाँ से? केंद्र माने सेंटर से पावर को स्टेट्स को दे जाना। तो उस टाइम पे स्टेट नहीं थे, क्या थे? प्रोविंसेस थे। तो प्रोविंसेस को पावर दे देना। अच्छा, कैसे पावर दे दी? लेजिस्लेटिव पावर दे दी, मतलब कि कानून बनाने की पावर दे दी। और किन किन को? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब को। अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई। ऑफिशियली इसको नॉमिनेशन, नामांकन कहा गया। इंडियन मेंबर्स को अधिकार मिला कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बजट और फाइनेंस को लेके, विद 6 डे का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। डिस्कस कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को उठा सकते हैं संसद में। बट दे वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, नहीं पूछ सकते थे। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिला था, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। याद रखना, सिर्फ आप सवाल जवाब कर सकते हो बजट पर, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन था। अब जो एक्ट हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1909, इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। सबसे पहले किसका नाम आता है? जो बड़ा व्यक्ति होता है, और बाद में छोटे का। तो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया था 1858 में, वो बड़ा है, वो लंदन में बैठा है, मॉडले। और छोटा व्यक्ति कौन है? वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पर।
जिस टाइम ये एक्ट पास हुआ। फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को जोड़ा गया वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक तरह से मंत्री परिषद था ये किनका, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव का, और इनको लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया था। इंडियन मेंबर्स को मिली पावर क्या, बजट डिस्कस करने की, रेजोल्यूशन मूव करने की और पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को उठाने की, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे वो। इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, और लीगलाइज कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि धर्म के आधार पर जो नेतृत्व था उसको लीगल कर दिया गया। लॉर्ड मिंटो को रिमेंबर किया जाता है, इनको याद रखा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। अब ये देखो ये घटना कब हो रही है, 1906 के बाद 1909 में। 1906 में क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमने देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। जब ये भारतीयों को पार्टीशन ऑफ बंगाल में अलग नहीं कर पाए तो अब इन्होंने, इनके पास पावर थी लीगली, 1909 में इन्होंने सोचा कि रिप्रेजेंटेशन दे दो, और तोड़ मरोड़ की जो है लड़ाई यहीं से स्टार्ट होती है। हिंदू मुस्लिम की एकता को यहाँ पर ठेस पहुंचाई गई। नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मोंटेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ वाइसरॉय थे। इंट्रोड्यूस किया डायरकी प्रोविंसेस में, मतलब प्रांतों में डायरकी लाई गई। फादर ऑफ डायरकी किन्हें कहा जाता है, लियोनेस कर्टिस को कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ द डायरकी, तो लायोनेस कर्टिस है ना। सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, इसमें क्या होता है डायरकी में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था किस में, दो भागों में। एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं और एक रिजर्व अपने पास रख लिए जाते हैं। ट्रांसफर मंत्रियों को दिए जाते हैं। अच्छा, ट्रांसफर में क्या हुआ, जो सब्जेक्ट्स माने कुछ जो है सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन रखेगा, वाइसरॉय रखेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेंगे वाइसरॉय की, और उस पर वो जवाबदारी नहीं था तो अपने पास रखे गए। और छोटे मोटे जो होते हैं जैसे शिक्षा हो गई, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब दे दिए गए थे किसको, मिनिस्टर्स को दे दिए गए थे, और आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। और इन चीज़ों पर आप जो है विधानसभा में, या फिर यहाँ पर विधानसभा प्रोविंसेस थे, प्रांतों में जो है आप सवाल जवाब कर सकते थे। तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड इस व्यवस्था को डायरकी कहा गया। पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर, अब यहाँ पर एक वर्ड आया बाइकैमरल। बाइकैमरल माने टू हाउस, बाय माने मतलब होता है टू, और कैमरल माने हाउसेज होता है। जैसे कि आज हमारे यहाँ व्यवस्था है बाइकैमरलिज्म की, तो दो हाउसेज की व्यवस्था है, जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा। एक हमारा परमानेंट हाउस होता है और एक हमारा जो है दूसरा हाउस जो है वो, उसमें 5 साल में हर बार इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर्स आते हैं, तो वो परमानेंट नहीं है। इसी तरह उस समय भी बाइकैमरल हाउसेस थे। तो अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता था, और लोअर हाउस क्या कहलाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये कहाँ लाया गया था, केंद्र में लाया गया था, याद रखना केंद्र में लाया गया था। लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई ओनली, मतलब फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार या वोट डालने का अधिकार। तो लिमिटेड लोगों को दिया गया जिनके पास लैंड थी, इनकम टैक्स पेयर थे, या फिर कुछ महिलाओं को। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया, जो शुरुआत की थी, ठीक है, ये जो पिछले एक्ट में 1909 में शुरुआत की गई थी, अब उनको बढ़ा दिया, और सिख, एंग्लो इंडियन और मुस्लिम्स के अलावा अब सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। समाज का बंटवारा और अधिक कर दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है 1926 में, और पब्लिक सर्विस कमीशन को ली कमीशन की रिपोर्ट पर जो है इसको नियुक्त किया जाता है। सिविल सर्विस सिलेक्शन जो एग्जाम में कहा गया कि भारत में होगा, टू बी हेल्ड इन इंडिया नॉट जस्ट इन द इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं होगा, भारत में भी अब से जो है इसका एग्जाम हुआ करेगा। प्रोविजन फॉर द स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिव्यू, एक कमीशन बनाया गया कि वो अगले साल में जो हमने ये प्रावधान जो किए हैं इस एक्ट में, वो कितने कारगर रहे, ठीक है, वो हमें जमीनी स्तर पर इनको देखना था 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद क्या आएगा, साइमन कमीशन आएगा, और जिसको गो बैक साइमन का जो है नारा दिया गया,
ठीक है। साइमन कमीशन भारत में आता है और इसको क्यों कहा गया गो बैक साइमन, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको वाइट पेपर कहा गया। ये सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। और उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। मेजर एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट कह सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट डिटेल्ड एक्ट है, इसमें 321 आर्टिकल हैं, 10 शेड्यूल हैं और कोई प्रियम्बल नहीं था, याद रखना। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन की इसने प्रपोजल रखा कि ऑल इंडिया एक फेडरेशन बना लो, प्रांतों को मिला के, प्रिंसली राज्यों को मिला के। अच्छा, उस समय कौन कौन से थे? कुछ प्रांत थे और कुछ जो है प्रिंसली राज्य थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे। बट ये कभी इफेक्ट में नहीं आया, कागजों पर रहा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया मिलने के लिए। डायरकी जो कि प्रांतों में लाई गई थी वहां पर खत्म कर दी। कहां पर खत्म कर दी? प्रोविंसेस में खत्म कर दी। और सेंटर में ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी क्या थी? ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व कौन रखेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होगा और विद दी वाइस रॉय दूसरा ट्रांसफर्ड मिनिस्टर को दे दिया जाएगा, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनोमस करने की बात की गई, वो इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो कि सेंटर में लाया गया था, अब 6 प्रांतों में भी ला दिया गया है, मतलब कि 6 स्टेट्स में भी ला दिया गया, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, यूपी एंड दी असम, याद रखना। फेडरल कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है 1937 में और सबसे पहले कोर्ट कब आता है? 1774 में, याद रखना ये, ठीक है। फर्स्ट कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन दी 1774, हमने देखा था 1773 के एक्ट में एलिजा एम्पे जो थे वो बने थे फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया और नए प्रांत बनाए गए, सिंध एंड दी उड़ीसा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया मैनेज करने के लिए करेंसी एंड द क्रेडिट। 41 रिजर्व सीट्स फॉर द वुमेन इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में प्रांतों में जो है 41 सीट्स रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए और 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया। क्रिएट किए गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंसेस में प्रांतों में पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब लास्ट हमारा एक्ट इस सीरीज में है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया गया। 2 इंडिपेंडेंट देश बनाए गए, डोमिनियन बनाए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ दी कंट्रीज को इनको पावर दे दी गई कि वो कोई भी कानून अपना सकते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क अपना सकते हैं, अपना संविधान खुद बना सकते हैं, ठीक है, या किसी का संविधान अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कि उनको खुली छूट दी गई थी। बोथ डोमिनियन वर अलाउड टू एग्जिट द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी जो है अपना आपको पीछे ले सकते हैं। ब्रिटिश सॉवरेनिटी एंड हो गई थी ओवर द प्रिंसली राज्यों पर, और प्रिंसली राज्यों को कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं और आप चाहें तो जो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं। टाइटल एम्परर ऑफ द इंडिया अब वो एबॉलिश हो गया था। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान बेस्ड ऑन द जियोग्राफी और पीपल के विल। टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर रेडी, जब तक नए संविधान नहीं बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दोनों प्रांतों पर जो है रूल किया जाएगा। अब हम एक टेबल देखते हैं, उसको पढ़ते हैं कि फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय कौन था। गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर ऑफ द बंगाल रॉबर्ट क्लाइव होंगे। इनका कार्यकाल 1758 से 60 के बीच का था और 1764 से 67 तक का था। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द बंगाल में। गवर्नर ऑफ बंगाल लास्ट वारन हास्टिंग बनेंगे 1772 से 1774, ठीक है। और लास्ट गवर्नर बिफोर दी पोस्ट जब तक अपग्रेड नहीं होगी। अब इनकी पोस्ट अपग्रेड होके वारन हास्टिंग क्या ही बन जाएंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। कौन बनेंगे? वारन हास्टिंग 1774 से 1785। फर्स्ट टू होल्ड दिस न्यू डेजिग्नेशन अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आखिरी बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बनेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। इनका कार्यकाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 28 से 34 और 34 से 1 साल ही रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट अंडर दिस टाइटल बिफोर अपग्रेड एंड फर्स्ट अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 में। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
लास्ट अंडर द कंपनी के रूल में लॉर्ड कैनिंग थे 1856 से 1858, लास्ट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में। और वाइस रॉय ऑफ द इंडिया फर्स्ट अंडर द ब्रिटिश क्राउन में ये बनते हैं लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862, फर्स्ट वाइस रॉय आफ्टर 1857 के विरोध के बाद, और एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत इनको जो अपॉइंट किया जाएगा। वाइसरॉय ऑफ इंडिया लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहले ये भी लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे। ये मार्च 1947 से, अच्छा, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी ये लाएंगे, बंटवारा भी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत ही होगा। मार्च टू दी अगस्त 1949 लास्ट वाइसरॉय बिफोर इंडिपेंडेंस। देन अगस्त 1947 टू दी जून 1948 फर्स्ट आफ्टर द 15th अगस्त ऑफ 1947। और ये इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो बने थे सी राजगोपालचारी। और ये कब तक रहेंगे? जून 1948 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ से भेज दिया गया, और सी राजगोपालचारी हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनेंगे जब तक राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया था। ओनली इंडियन टू होल्ड द post before it was abolished in the republic on Republic Day, that is the 26 January 1950। I hope आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।